डिप्लोमेटिक गुरु यूट्यूब के चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फर्स्ट टर्म की बातें करूंगा। ऐसी बातें जो कि मोदी जी के फर्स्ट टर्म में ऐसा हुआ था और उनका पूरा का पूरा टर्म 2014 से लेकर के 2019 के बीच उनके कार्यकाल का क्या असर भारत पर पड़ा था, ये हम बहुत ही सिंपल तरीके से इसमें देखेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब नरेंद्र मोदी जी प्रचार कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लिए 2013 में, तो उन्होंने एक बार इनडायरेक्टली कहा था कि जितनी भी ब्लैक मनी है, काला धन है, अगर वह भारत आ जाए तो लगभग हर एक नागरिक को लगभग 15-15 लाख रुपए मिल सकते हैं। ये उन्होंने डायरेक्टली नहीं कहा था, इनडायरेक्टली कहा था कि इतना ब्लैक मनी भारत का विदेशों में है या भारत में भी है। 2014 में जब चुनाव जीत करके आए तो सबसे पहला जो उन्होंने काम किया, उन्होंने भारतीय जनता के लिए जन धन अकाउंट खुलवाया। जन धन अकाउंट पब्लिक ने खूब खोला, क्योंकि बहुत लोगों के अंदर ये भी रहा होगा कि विदेश से काला धन आएगा और अकाउंट आएगा, अकाउंट खुलेगा तो अकाउंट में पैसे आएंगे। लेकिन जन धन अकाउंट खुलवाने के बाद 8 नवंबर 2016 को नरेंद्र मोदी जी ने पूरे भारत में 1000 और 500 की जो करेंसी थी उसको उन्होंने डीमोनेटाइज कर दिया। मतलब उसको उन्होंने लीगल टेंडर से बाहर कर दिया, जिसमें हम लेन देन नहीं कर सकते हैं। तो सबकी पूरे भारत में मजबूरी बन गई, जैसा कि गवर्नमेंट ने भी गाइडलाइन दी हुई थी कि ये 1000 और 500 की नोट हम बैंक में जमा कर दें। अब हमें सोचने की बात यह है कि अगर जन धन अकाउंट मोदी सरकार पहले नहीं खुलवाई होती तो 1000-500 की नोट अगर वो बंद करते या लीगल टेंडर से बाहर करते तो वो पैसा हम कहां जमा करते। इसलिए नोटबंदी करने से पहले ये जरूरी था कि पूरे देश के लोगों का एक अकाउंट नंबर हो, बैंक में उनका खुद का अकाउंट नंबर हो जिसमें वो पैसे को जमा कर सके। क्योंकि भारत में बहुत सारे लोग टैक्स चोरी करते हैं। ब्लैक मनी का यह मतलब नहीं है जो पैसा केवल विदेशी बैंकों में जमा है। ब्लैक मनी का सीधा सीधा मतलब है यह वो करेंसी या पैसा होती है जिस पर हम टैक्स नहीं देते हैं या टैक्स चोरी करते हैं। वह पैसा देश के अंदर का भी हो सकता है और देश के बाहर का भी हो सकता है। तो मोदी सरकार ने जो है डीमोनेटाइजेशन करके, नोटबंदी करके जन धन अकाउंट वाले ही अकाउंट में 1000-500 की नोट को जमा करवा लिया। फिर उसके बाद जमा करवाने के बाद इन्होंने सबके खाते की जांच पड़ताल शुरू की और साथ ही साथ इन्होंने बैंक अकाउंट नंबर, पैन कार्ड नंबर और आधार नंबर तीनों को कोरिलेट कर दिया, एक दूसरे से मिला दिया। किसी का पैन कार्ड एक ही हो सकता है, पैन कार्ड नंबर, और किसी भी व्यक्ति का आधार नंबर भी एक ही हो सकता है, और बैंक अकाउंट कई हो सकते हैं अलग अलग बैंकों में। लेकिन जब उसके साथ आधार नंबर और पैन कार्ड नंबर दोनों एक साथ काम करेंगे तो कोई भी व्यक्ति किसी भी स्तर से टैक्स चोरी नहीं कर सकता है। इसके बाद ये सब करवाने के बाद मोदी जी IGST लेके आते हैं। जीएसटी नहीं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नहीं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स तो यूपीए की गवर्नमेंट भी ला रही थी, लेकिन वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स था। ये IGST लेकर के आए। IGST का मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति कोई सामान या प्रोडक्ट बनाने के लिए वह रॉ मटेरियल या कच्चा माल कहीं से खरीदता है तो अपने आप कच्चा माल खरीदने से IGST के माध्यम से उसके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली जो टैक्स का अमाउंट होगा वह डिडक्ट हो जाएगा। तो इसमें ज्यादा कुछ उस बिजनेसमैन के CA भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जितना आपने रॉ मटेरियल खरीदा उसके आधार पर आपको टैक्स देना पड़ा और वो
ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट नंबर से कट जाता है, IGST। तो जो मोदी जी का पहला कार्यकाल था, भले से वो हिंदुत्व के मुद्दे पर आए हों, राम मंदिर बनवाए हों, 370 हटवाने के लिए आए हों, या जो भी उनके जैसी भी हम उनके विषय में बातें किया करते थे, लेकिन उनके पूरे टर्म में 2014 से 19 के बीच में उनका पहला टर्म था, वो पूरा फोकस था कि जो देश के अंदर जो लोग टैक्स चोरी कर रहे हैं, उस टैक्स चोरी को जितना पॉसिबल हो सके उसको रोका जा सके, और जिसमें काफी हद तक नरेंद्र मोदी जी सफल हुए।